नमस्कार स्टूडेंट्स, आप प्रॉपर पढ़ाई भी कर रहे होंगे, सभी के स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं, सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आप प्रॉपर जो आपके नोट्स और वीडियोस आपको मिल रहे हैं उनको प्रॉपर आप रेगुलर उनका अध्ययन करें। तो रेगुलर नहीं रहेंगे तो अपने लिए समस्या दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आप रेगुलर पढ़ते रहें। आज हम कक्षा 12 ज्योग्राफी का जो नया चैप्टर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट जो चैप्टर है अपना, जिसका नाम है पर्यावरणीय समस्याएं और उनके समाधान। बहुत इजी टॉपिक है, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके इजीली समझ में आ जाएगा। यानी पर्यावरणीय समस्याएं और उनके समाधान, हमारे पर्यावरण में जो जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनके लिए क्या समाधान है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बारे में कि हमारे पर्यावरण में ऐसी कौन सी समस्या है और क्या समाधान है। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण से संबंधित अपन बात करेंगे पहले। तो पर्यावरण इसको अगर संधि विच्छेद करते हैं अपन तो परि प्लस आवरण, यानी परि यानी बाहर, बाहरी आवरण जो होता है उसको अपन बोलते हैं पर्यावरण। यानी अपने चारों ओर जो एक आवरण सा बना हुआ है उस आवरण को अपन क्या बोलते हैं, हमारे चारों ओर चाहे भौतिक हो चाहे प्राकृतिक हो, जो एक आवरण जो बना हुआ है उस आवरण को अपन क्या बोलेंगे, पर्यावरण कहते हैं। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण में हम सबसे पहले देखते हैं कि परि प्लस आवरण, इससे मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। और पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। पर्यावरण को अपन क्या कहते हैं, अंग्रेजी में एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं पर्यावरण में क्या, जो आगे बात करें कि पर्यावरण जो होता है उसके अंतर्गत होता क्या है, ये किस काम में आता है अपने। तो इस पर्यावरण के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। आज प्रकृति से अपने को जो चीज़ें प्राप्त हो रही है वो पर्यावरण हमारे चारों ओर, मानव जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जिन जिन संसाधनों का, जिन जिन चीज़ों का यूज़ करता है वो सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, तो वो चीज़ें क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत शामिल करते हैं अपन। तो अपन पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण की परिभाषा अपन अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कि हमारे चारों ओर, हम इस पर्यावरण शब्द की जो परिभाषा है वो आप लिखना चाहो आराम से लिखो, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। हमारे पर्यावरण जो है हमारे चारों ओर भौतिक, रासायनिक और सामाजिक जो आवरण है उसको अपन क्या बोलते हैं, पर्यावरण। हमारे चारों ओर भौतिक, रासायनिक और सामाजिक ताने बाने का जो आवरण बना हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। अब प्राकृतिक, भौतिक जो होता है, रासायनिक हो गया, तो सभी चीज़ों से मिलकर के जो हमारे वो चारों जो आवरण है उस आवरण को अपन बोलते हैं पर्यावरण। अब इस आवरण में होता क्या है, इस आवरण में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें, हवा, पानी, खाद्यान्न, आवास, प्रकाश जैसी मूलभूत सुविधाएं किसके लिए, जीवों के लिए। जो इस पर जो जीव निवास करता है, इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के लिए हवा, पानी, खाद्यान्न, आवास, प्रकाश जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ मानव का साथ साथ अपन बात करें कि वायु, तापमान, प्रकाश, नमी, ये भी अपने साथ, जब अपने को हवा, पानी, खाद्यान्न ये चीज़ें प्राप्त होती है तो नमी, प्रकाश, तापमान, वायु ये चीज़ें सारी अपने को किसके माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से अपने को प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन मानव विकास के आधार है। प्राकृतिक संसाधनों को मानव विकास का आधार बताया गया है। बिल्कुल सही बात है कि प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव का विकास संभव नहीं है। अब प्राकृतिक खनन के माध्यम से हमारे उद्योग संचालित होते हैं। हम जो धरातल पर खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं वो खाद्यान्न हमारे जीवन यापन के लिए बड़ी आवश्यक चीज़ है। तो इन चीज़ों के बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। हवा हो गई, पानी हो गए, तो ऑक्सीजन के बिना क्या मानव, कोई भी जीव जीवित रह सकता है, नहीं रह सकता। खाद्यान्न भी चाहिए, उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है। सारी चीज़ें जो होती है वो पर्यावरण के माध्यम से अपने को प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन मानव विकास का आधार है। परंतु पिछले 200 वर्षों में जनसंख्या का दबाव लगातार, 200 वर्षों की बात करें कि पहले इतना दबाव नहीं था जनसंख्या का। जनसंख्या पिछले कुछ ही वर्षों में ज़्यादा बढ़ी है। तो पिछले 200 वर्षों की अगर बात की जाए तो पिछले 200 वर्षों में जनसंख्या दबाव बढ़ने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा मात्रा में हम प्रयोग करने लग गए, ज़्यादा मात्रा में उनका दोहन करने लग गए।
प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता भी ज़्यादा होगी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ज़्यादा, दोहन का अर्थ होता है उनका उपयोग ज़्यादा होने लगा, उपभोग ज़्यादा होने लगा। अब डायरेक्टली अपन कि प्रकृति से अपने को जो संसाधन प्राप्त होते हैं उनको डायरेक्टली हम, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मानव के लिए उपयोगी होते हैं और अधिकतर संसाधन अप्रत्यक्ष रूप से जिनको परिवर्तित करके मानव अपने उपयोग में लेता है। इसलिए पर्यावरण के स्वरूप और अस्तित्व पर आज खतरा मंडरा है, क्योंकि मानव अगर ज़्यादा दोहन करेगा, ज़्यादा मात्रा में उनका दोहन करेगा तो धीरे धीरे आने वाले भविष्य के लिए संसाधन हमारे समाप्त हो जाएंगे, और समाप्त हो जाएंगे तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जब संसाधन ही समाप्त हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे अपन। तो इसलिए अपन अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हम संसाधनों का ज़्यादा मात्रा में दोहन कर रहे हैं, तो ये क्या है, गलत है। हमें केवल आवश्यकता अनुसार ही संसाधनों का दोहन करना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ संस्थाओं के माध्यम से कुछ परिभाषा है। तो बोरिंग महोदय है, उनके अनुसार पर्यावरण की एक परिभाषा है। तो ये किसी संस्था के माध्यम से, किसी संगठन के माध्यम से, किसी व्यक्ति द्वारा दी हुई परिभाषा होती है, वो एज इट इज अपने को लिखनी होती है। वैसे अपन परिभाषा केवल पर्यावरण की परिभाषा पूछे तो हम नॉर्मली अपन बोल सकते हैं कि हमारे चारों ओर भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक ताना बाना जो बुना हुआ चारों ओर जो आवरण फैला हुआ है, उस आवरण को अपन पर्यावरण कहते हैं। लेकिन अगर किसी विद्वान की पूछ ली जाए तो विद्वान में जो वो बताता है उसी को अपने को लिखना होता है, हालांकि उसमें परिवर्तन ज़्यादा नहीं है। तो बोरिंग महोदय के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा बताया कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में, इसने बोरिंग महोदय ने कहा है कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ शामिल किया जाता है। इसने कहा कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ शामिल किया जाता है जो जन्म से मृत्यु तक उस व्यक्ति को प्रभावित करता है। जब मानव जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो चीज़ें उसको प्रभावित करती है, उन सभी चीज़ों को पर्यावरण में शामिल किया जाता है। तो ये बोरिंग महोदय के अनुसार परिभाषा है। इसलिए पर्यावरण, अब इसके आगे अपन देखते हैं कि पर्यावरण, इसलिए पर्यावरण एक तत्व नहीं होकर, पर्यावरण कोई एक तत्व नहीं है, ये क्या है, समस्त दशाओं के तत्वों का एक योग है। समस्त दशाओं, सारी चीज़ों के तत्वों को मिलाकर के हम पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण कोई एक तत्व हम बोल दें कि जैसे हवा है, तो हवा से क्या पर्यावरण का निर्माण हो जाता है? नहीं होता है। पर्यावरण समस्त दशाओं को मिलाकर के उनका एक तत्वों का योग जो होता है उसको अपन पर्यावरण की श्रेणी में मानते हैं, और वो मानव जीवन और विकास के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, मानव जीवन और विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य भी करते हैं। कौन से? जो पर्यावरण के तत्व है, वो तत्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन को, मानव के विकास को प्रभावित करने का काम करते हैं। ये तो था अपना पर्यावरण से संबंधित। अब अपन बात कर रहे हैं पर्यावरणीय समस्याओं का। दूसरा अपना टॉपिक है पर्यावरणीय क्या समस्या है, उन समस्या। तो मानव का अब इसको एक बार पहले ध्यान से, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप बुक में आप पढ़ सकते हो, लेकिन इन चीज़ों को आप ध्यान से समझ लोगे तो बुक पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मानव का पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रहा है। इसने कहा है पर्यावरणीय समस्याओं में कि अपन केवल शुरुआत मान रहे हैं कि मानव जो था, मानव की उत्पत्ति जब हुई थी तो मानव की उत्पत्ति के साथ ही प्रकृति से उसका घनिष्ठ संबंध रहा है। अब घनिष्ठ संबंध क्यों बताया जाता है? इसलिए बताया जाता है कि अभी वर्तमान में तो हालांकि अपन ने बहुत सारी परिवर्तन कर लिए, लेकिन अगर आदि मानव की बात की जाए, प्राचीन कालीन मानव की बात की जाए, तो पूर्ण रूप से प्रकृति पर डिपेंड था। खाद्यान्न, आवास, सारी चीज़ें उसको प्रकृति उपलब्ध करवाती थी। आज हम अपना आवास स्वयं बनाते हैं, लेकिन पहले सारे के सारे जो आवास मानव को उपलब्ध करवाई जाती है वो प्रकृति की आवास थे, प्रकृति ही उनको भोजन प्रदान करती थी। इसलिए आदि मानव के बारे में कहा जाता है कि आदि मानव ने प्रकृति के ऊपर ही अपना जीवन, पूर्ण रूप से प्रकृति पर डिपेंड था। इसलिए मानव का पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रहा है। पृथ्वी पर मानव के जन्म के साथ उसकी आवश्यकताओं ने भी जन्म लिया। इसने कहा है कि पृथ्वी पर मानव का जैसे ही जन्म हुआ, अब जैसे ही मानव का जन्म होता है तो धीरे धीरे मानव बड़ा होता है, तो उसकी आवश्यकताएं भी जन्म लेती रहे। तो मानव के जन्म के साथ मानव की आवश्यकताएं भी जन्म ले लेती है, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? फिर प्रकृति का प्रयोग करते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं और उनसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आदि मानव तो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। मानव ने अपने भौतिक सुख की प्राप्ति हेतु, अब अपन बात करें कि मानव ने क्या किया, पूर्ण रूप से आदि मानव प्रकृति पर डिपेंड था, लेकिन धीरे धीरे मानव ने अपने भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए क्या किया, पूर्ण प्रकृति पर निर्भर था, और मानव ने अपने भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए उद्योगों को जन्म दिया। उद्योगों को यानी जो अपने आज उद्योग है, औद्योगिक क्षेत्र यानी नए नए उद्योगों की स्थापना हुई। तो ये किस लिए हुई? मानव
की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मानव की जो चीज़ें थी, मानव के लिए जो आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मानव के भौतिक सुखों के लिए मानव ने अपने सुख के, अभी अपन बात करें कि मानव, आदि मानव था, वो पैदल यात्रा करता था, पैदल यात्रा करता था। अब उसको किसी स्थान पर जाने में अब थकान भी महसूस होती है, सारी चीज़ें उनके साथ प्रॉब्लम्स आती, उनके प्रॉब्लम्स आती थी। तो इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या चाहिए कि मेरे को थकान भी नहीं हो और ऐसे ऐसे स्थान पर मैं अब जहाँ चाहूँ वहाँ पर पहुँच भी जाऊँ। तो इसके लिए हमने क्या किया, साइकिलों का आविष्कार किया, फिर मोटरसाइकिलों का आविष्कार किया, कारों का, बसों का, ट्रेनों का और एरोप्लेन। तो ये सारे के सारे क्या है, मानव सुख की जो भौतिक सुख है उनको प्राप्त करने के लिए मानव ने क्या किया, धीरे धीरे उद्योगों की स्थापना की और उद्योगों का जन्म हुआ। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के कारण ग्राम, नगर, महानगरों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। धीरे धीरे जब जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा तो नगरों का आकार, ग्रामों का आकार, महानगरों का आकार धीरे धीरे और बढ़ने लगा और अनेक प्रकार के नगरों का, छोटे जो नगर थे वो महानगरों में बदल गए, जो ग्राम थे वो नगरों में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार नगरों की संख्या भी बढ़ती चली गई। अब अपन एक बात तो समझते हैं कि मानव समाज ने उत्पत्ति से, जब मानव समाज की उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर अगर 1950 तक की बात करें, संपूर्ण, हम बात किसकी कर रहे हैं, वर्ल्ड की, संपूर्ण विश्व की, तो संपूर्ण विश्व में मानव समाज की उत्पत्ति से लेकर 1950 तक मानव ने प्रकृति का जितना दोहन किया है, संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में मानव की उत्पत्ति से लेकर 1950 तक मानव, संपूर्ण विश्व के मानव ने जितना प्रकृति का दोहन किया है उतना प्रकृति का दोहन तो अब उतनी संयुक्त राज्य अमेरिका ने अकेले ने 1950 से लेकर 2000 के मध्य ही कर लिया। यानी एक तरफ अपन बात करें कि यूएसए, जिसको अपन संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, उसने पिछले 50 वर्षों में इस प्रकृति का इतना शोषण किया है, इतना दोहन किया है, जितना कि संपूर्ण विश्व ने जन्म से लेकर 1950 तक नहीं किया। इतना शोषण तो उसने पिछले 50 वर्षों में कर लिया यूएसए ने। आज हम विकसित देश राष्ट्र मानते हैं, लेकिन उसने सारे प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके आज लगभग ऑलमोस्ट उसके पास धीरे धीरे क्या है, प्राकृतिक संसाधन समाप्त होते जा रहे। हालांकि वो एक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आता है, लेकिन भविष्य को ध्यान में नहीं रखा उसने और वर्तमान को सुधारने के लिए उसने क्या किया, अपने पर्यावरण को, अपने भौतिक जो संसाधन है उन भौतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन किया उसने। जितना दोहन कि संपूर्ण विश्व ने मिलकर, जितना दोहन जन्म से लेकर 50 तक नहीं, 1950 तक नहीं किया, उतना तो उसने 50 वर्षों में कर लिया। अब उसके बाद में अपन बात करें कि मानव समाज ने प्रकृति से सामंजस्य बनाने की जगह, अब हालांकि मानव को क्या करना चाहिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए था, लेकिन सामंजस्य बनाने की जगह उसने क्या किया, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की एक धारणा बना ली और इसी कारण से प्रकृति और मानव दोनों के संबंध क्या हो गए, समाप्त हो गए या बिगड़ गए। अपन ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, प्रकृति और मानव एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। मानव की भोगवादी और प्रकृति शोषण की धारणा अब उसी के लिए क्या बन गई है, मानव ने हालांकि प्रकृति का शोषण तो किया, लेकिन यही प्रकृति शोषण की जो धारणा थी अब उसी के लिए आज समस्या बन चुकी है। मानव के लिए ही समस्या हो गई, अब मानव के लिए समस्या बनती जा रही है। मानव और प्रकृति में असंतुलन, मानव और प्रकृति में असंतुलन बढ़ने से आए दिन, अब अपन बात कर रहे हैं कि मानव और प्रकृति के मध्य जब असंतुलन बढ़ने लगा तो आए दिन प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप किसको बोलते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, या अपन बात करें अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा जैसी आपदाएं धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगी। अब ये आपदाएं कहाँ से आने लगी, ये प्राकृतिक आपदाएं जो थी इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये मानव के द्वारा प्रकृति के साथ विरुद्ध होने के कारण। प्रकृति के विरुद्ध हुआ तो प्रकृति भी उसके विरुद्ध हो गई। कभी अपन देखते हैं आए दिन भूकंप आने लग जाते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, अतिवृष्टि, कई बारिश इतनी ज़्यादा होती है, कई बारिश बहुत कम होती है, भूस्खलन की घटनाएं घटित होती है। तो ये सारे प्राकृतिक आपदाएं धीरे धीरे ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगी। मानव जीवन पर अपने अनेक प्रकार के संकट मंडराने लगे। अब अपन बात करें कि इनकी वजह से कौन कौन सी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिला, तो अपन बात करें कि भोजन श्रृंखला पर बढ़ता दबाव। भोजन श्रृंखला हमारे पास खाद्यान्न सीमित मात्रा में, और इस भोजन श्रृंखला की अगर बात कर रहे हैं कि एक जीव दूसरे जीव के लिए क्या होता है, खाद्यान्न श्रृंखला का एक पार्ट होता है, जिसमें अपन बात करते हैं कि एक हिरण जो होता है वो घास खाता है, तो घास उसके लिए खाद्यान्न। अब घास ही नहीं होगा तो हिरण खाएगा क्या, हिरण को मांसाहारी जीव शेर खा जाता है, तो शेर के लिए हिरण का होना आवश्यक है। शेर अपना पेट तब
तब भरेगा जब वहाँ पर हिरण होंगे। तो धीरे धीरे क्या है, ये मानव श्रृंखला जो है, ये खाद्यान्न की जो श्रृंखला है धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो भोजन श्रृंखला पर बढ़ता दबाव, आज धीरे धीरे बहुत सारे जीव समाप्त होते जा रहे हैं। मौसम में परिवर्तन, आज अपन देख रहे हैं बारिश आने का कोई समय नहीं, कब बारिश आती है कब नहीं आती है। पहले जबकि एक निर्धारित समय हुआ करता था, तभी तो अपन ऋतुओं के आधार पर समय को अलग अलग भागों में डिवाइड करते, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ये ऋतुएं जो होती थी उसी के अनुसार। लेकिन आज प्रकृति में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो गए जिसके कारण क्या हो गया, अपने को ये पता तक नहीं रहा कि कब परिवर्तन, कब बारिश होगी कब नहीं होगी। अभी अपन पिछले 1.5 महीने से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रही है। तो ये प्राकृतिक प्रकोप है, ये प्रकृति के विरुद्ध, मानव के द्वारा प्रकृति के विरुद्ध किए गए कार्यों का परिणाम है ये। फसल चक्र में परिवर्तन, आज हमारे धीरे धीरे फसलें जो है वो रासायनिक खादों के ऊपर डिपेंड हो गई है, जबकि पृथ्वी के अंदर जब अपन जैविक खाद डालते थे उसके माध्यम से, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फसलों का उत्पादन रासायनिक खाद के ऊपर डिपेंड हो गया। तो फसल चक्र में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भोजन श्रृंखला पर बढ़ता दबाव, उसके बाद में मौसम पर परिवर्तन, फसल चक्र में परिवर्तन, अम्लीय वर्षा। अब ये अम्लीय वर्षा होती क्या है, अम्लीय वर्षा एक जहरीली वर्षा होती है जिससे मानव के लिए बहुत घातक होती है। अब अम्लीय वर्षा अपन बात करें कि अम्लीय वर्षा होती क्या है, तो अम्लीय वर्षा एक इस प्रकार की वर्षा है कि जैसे अपन बात करें कि अपने वर्षा ऋतु से जस्ट पहले का समय, उस दौरान हमारे बहुत सारे उद्योग संचालित होते, बहुत सारे परिवहन के साधन चलते, तो इनसे निकला हुआ जो धुआं होता है, ये धुआं जब वायुमंडल में जाकर कहीं ना कहीं परत के रूप में जमा हो जाता है, वायुमंडल में मिल जाता है, और जब अपन पहली जो बरसात की शुरुआत होती है तो पहली बरसात के पानी के साथ घुल मिल करके वो धरातल पर गिरता है। अब जिस धरातल पर गिरेगा तो वो रासायनिक, उसके अंदर बहुत सारे धुएँ ऐसे थे जो रासायनिक तत्व बहुत सारे मिले हुए थे जो मानव के लिए बहुत घातक है। धरातल पृथ्वी को बंजर बनाने में भी वो काफ़ी योग, मानव की त्वचा के ऊपर उसकी ऐसी बूंदें गिर जाए तो मानव की त्वचा में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये अम्लीय वर्षा क्या होती है, जो प्रारंभिक वर्षा होती है। इसलिए तो अपन कई बार देखते हैं कि जब पहली बार वर्षा होती है तो हम बच्चों को बारिश में जाने से मना करते हैं कि बेटा बाहर बारिश में नहीं जाना। जब 2-3-4 बार वर्षा हो जाती है, अच्छी वर्षा हो जाती है, तो उसके बाद में उस बारिश के पानी में जाते तो वहाँ पर उस पानी, वो शुद्ध पानी होता है, उसमें किसी प्रकार के कोई रासायनिक तत्व नहीं होते। लेकिन प्रारंभिक वर्षा में इस प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं जिसको अपन अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, धीरे धीरे तापमान आज बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस यानी तापमान का बढ़ना। ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत धीरे धीरे, अब ओजोन परत ये अपने वायुमंडल में पाई जाने वाली एक परत है, उस परत में यानी ओजोन गैस, वो ओजोन गैस अपन ने भी बात करेंगे कि ओजोन, इसमें वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है उनमें एक ओजोन गैस भी होती है। तो इस ओजोन गैस की जो परत है, ओजोन गैस की उपलब्धता है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। बंजर भूमिकरण प्रदूषण, यानी धीरे धीरे भूमि बंजर होती जा रही है, मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, जैसी अनेक समस्याएं आज खड़ी हो गई है। और इन समस्याओं से आज संपूर्ण विश्व, आज तो केवल एक राष्ट्र नहीं, संपूर्ण विश्व इन समस्याओं से कहीं भी अछूता नहीं। अब किसी राष्ट्र में, किसी देश के अंदर ये समस्याएं ज़्यादा है, किसी में कम है, तो कम ज़्यादा कहीं ना कहीं सभी जगह ये समस्याएं है आज वर्तमान में। तो ये हमारे पर्यावरणीय समस्याएं, इतनी सारी समस्याएं हमारे। अब इन पर्यावरणीय समस्याओं में सबसे पहले अपन बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण। अब पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, बात कर रहे थे पर्यावरण की, फिर बात की हमने पर्यावरण में उपलब्ध समस्याओं की, अब अपन बात कर रहे हैं पर्यावरणीय प्रदूषण। तो पर्यावरणीय प्रदूषण किसके कारण होता है, तो औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण। औद्योगिक और तकनीकी, हमारे उद्योगों का बढ़ना, नई नई तकनीकों की खोज करना। तो औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण मानव ने अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन किया, जिसके कारण आज क्या है, धीरे धीरे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। जनसंख्या दबाव के कारण प्रकृति का अत्यधिक मात्रा में दोहन हुआ। बड़े बड़े नगरों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, बड़े बड़े नगर बने और नगरों के साथ साथ लोगों को रोजगार देने के लिए या लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना। तो ये बड़े बड़े उद्योग और इन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और इनसे निकलने वाले अपशिष्ट, इनसे जो उद्योग स्थापित किए गए उन उद्योगों से जो अपशिष्ट निकलता है, उस अपशिष्ट से पर्यावरणीय प्रदूषण नामक समस्या का जन्म होता है। इनके ही कारण हमारे क्षेत्र, यहाँ पे पर्यावरण में ये पर्यावरणीय प्रदूषण का जन्म होता है। इन कई विकासशील और विकसित देशों में, कई अब विकासशील देश और कई विकसित देश ऐसे भी हैं जिनमें शुद्ध वायु और शुद्ध पेयजल का संकट खड़ा हुआ है। आज
और जगह क्यों जाते हैं? अपन भारत की बात करें तो भारत के दिल्ली में, जयपुर में भी काफ़ी हद तो जब दिल्ली हो गया, दिल्ली के अंतर्गत इतनी ज़्यादा मात्रा में वायु प्रदूषण, जो पर्यावरण प्रदूषण, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है कि वहाँ पर व्यक्ति को श्वास लेने में भी तकलीफ होने लग गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा। अब अपन बात कर रहे थे पर्यावरण की परिभाषा, अब बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा। पोल्यूशन, जो लैटिन भाषा के पोल्यूशन, पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। और ये पोल्यूशन जो है लैटिन भाषा जो है उसका पोल्यूटस नामक शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दूषित करना। पोल्यूटस से बना है, लैटिन भाषा के पोल्यूटस शब्द से पोल्यूशन का निर्माण हुआ है, और इस पोल्यूटस का अर्थ क्या होता है? दूषित करना। वायु, जल, मृदा वह के भौतिक और रासायनिक गुणों में होने वाला अवस्थित जो परिवर्तन, वायु, जल और मृदा, अपन बात करें कि वायु, जल, मृदा के भौतिक और रासायनिक गुणों में अवांछित परिवर्तन। अवांछित का मतलब जो परिवर्तन हम नहीं चाहते, ऐसा अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य के साथ प्रकृति को हानि पहुंचाने का काम करता है, उसको अपन बोलते हैं प्रदूषण। इसको एक बार ध्यान से दोबारा समझना है कि वायु, जल और मृदा, वायु, जल, मृदा तीनों में भौतिक और रासायनिक गुणों में अवांछित, जो हम नहीं चाहते ऐसे परिवर्तन जो होते हैं, उन परिवर्तनों को मनुष्य के साथ साथ प्रकृति को भी क्या करता है? बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने का काम करता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। अब अपन इस प्रदूषण की एक परिभाषा और पढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति के द्वारा एक इसकी परिभाषा दी हुई, कोई परिभाषा सेम ही होती है, केवल थोड़ा बहुत परिवर्तन। वायु, जल, पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में नकारात्मक परिवर्तन। वहाँ पे अपन ने कहा कि भौतिक, रासायनिक गुणों में होने वाला अवांछित परिवर्तन, जबकि राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति ने कहा कि नकारात्मक परिवर्तन। वही सेम ही चीज़ है, वहाँ पर अवांछित है, यहाँ पर नकारात्मक है। नकारात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। अब ये तो हो गया प्रदूषण। अब प्रदूषण के साथ साथ एक शब्द और आता है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, प्रदूषक। प्रदूषण तो अपने समझ में आ गया कि वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, इनमें के भौतिक और रासायनिक गुणों में अवांछित परिवर्तन या नकारात्मक परिवर्तन को अपन प्रदूषण कहते हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं प्रदूषक। प्रदूषक क्या होता है? जैसे अपनी ये शब्द है प्रदूषक, इस प्रदूषक को समझना है। प्रदूषक उसको बोलते हैं जो किसी तत्व को, जैसे अपन बात करें जल में कोई भी तत्व मिल जाने से वो जल अवांछित परिवर्तन हो गया उसमें, तो वो जो जल में जो मिला है जिसके कारण जल प्रदूषित हुआ है, उसको अपन प्रदूषक के श्रेणी में मानते हैं। तो प्रदूषक की परिभाषा देखनी है अब। ऐसे अवांछित पदार्थ जो पर्यावरण के किसी तत्व में, सभी में नहीं, किसी तत्व में अपनी उपस्थिति प्रदान करके उसे परिवर्तित कर दे, उसे क्या कहते हैं? प्रदूषक कहेंगे उसे। इस दोबारा ध्यान से देखो एक बार। ऐसे अवांछित पदार्थ जो पर्यावरण के किसी तत्व में अपनी उपस्थिति से उस तत्व में परिवर्तन कर दे, तो उसको अपन बोलेंगे प्रदूषक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये तो प्रदूषक हो गया, प्रदूषण अपना हो गया। अब प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की प्रकृति जो है उसके आधार पर प्रदूषण को कई प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें अपन बात करेंगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा, परिवहन, जिसको अपन बोलते हैं परिवहन के माध्यम से वाहन प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, कूड़े कचरे से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण, या घरेलू अपशिष्ट यानी घरेलू कचरे से उत्पन्न प्रदूषण, या समुद्रीय प्रदूषण। ये इतने प्रकार के प्रदूषण के प्रकार है जो प्रदूषण। इन सभी में अपन शुरू से बात करें कि वायु प्रदूषण अपन सभी जानते हैं, जल प्रदूषण जानते हैं, ध्वनि प्रदूषण यानी अधिक शोर शराबा, मृदा ऐसी भूमि जो उपजाऊ भूमि है लेकिन वहाँ पर क्या होता है? अवांछित तत्वों के मिलने से उसमें, जैसे कि अपन ने बात की अम्लीय वर्षा से भी भूमि क्या होती है? धीरे धीरे भूमि की उपजाऊपन की क्षमता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। मृदा के बाद में वाहन प्रदूषण, वाहनों से निकला हुआ धुआं क्या करता है? कई वाहन ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं, कई वाहन अधिकतर वायु प्रदूषण भी फैलाते हैं। विकिरण, बहुत सारी अपने रासायनिक चीज़ों में या बहुत सारी ऐसी जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जिसमें विकिरणें उत्पन्न होती है, तो विकिरण प्रदूषण। तापीय, तापमान के बढ़ने से या तापीय प्रदूषण के कारण भी, औद्योगिक कूड़े कचरे से, घरेलू अपशिष्टों से और समुद्रों से भी जो प्रदूषणों के प्रकार है ये। तो ये तो अपन ने अभी जो बात की, ये तो अपने प्रदूषण हो गए। अब प्रदूषण के बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट
आपके अगर कोई शब्द समझ में नहीं आता है, इसमें से कहीं दिखने में समस्या आ जाती है, तो आप बुक को सामने रखें। किसी के पास बुक उपलब्ध नहीं है तो वो स्कूल में संपर्क कर सकते हैं, उसके पास उसको बुक का PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप कई बार नोट्स, कुछ लाइनें ऐसी होती है जो आपको दिखाई नहीं देती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बुक में सामने बुक रखो और बुक में से साथ के साथ इसको पढ़ते जाओ। अब अपन बात कर रहे थे जब वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण पड़ा, इसके बाद में अपन बात करेंगे वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण समस्त जीव जगत के लिए वायु एक आवश्यक चीज़ है। समस्त, तो वायु प्रदूषण सबसे इम्पोर्टेंट यही है, वायु प्रदूषण समस्त जीव जगत के लिए वायु एक आवश्यक तत्व है, आवश्यक तत्व है। तो अपन बात कर रहे हैं कि वायु किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। तो उस वायु प्रदूषण में, अभी वायु के बिना कोई भी जीव अपना जीवन, वायु के बिना किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। और वायुमंडल में सभी गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती है। इस वायु के बिना मानव न कोई जीव श्वास तक नहीं ले सकता। तो वायुमंडल में कुछ गैसों की उपस्थिति होती है जिनका अनुपात, वायुमंडल में गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती है, निश्चित अनुपात में पाई जाती है। जैसे अपन बात करें नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो 20.92%। ये मुख्य गैसें जो अपने वायुमंडल में उपलब्ध होती है, वायुमंडल में देखने को मिलती है। इन गैसों के अलावा ऑर्गन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑर्गन 0.93, उसके बाद में CO2 0.03%। इसको अगर देखें तो 79 और 99, तो ये दोनों हो जाती है। इन दोनों गैसों को मिलाकर कितना हो जाता है, 99%। अब 1% में अपन बात करें 93% आर्गन हो गई, और 93 के बाद में 0.03%। तो अपन इसको पर बात करें 0.03 अगर जोड़ते हैं तो 0.96% जो गैस है CO2। उसके बाद में अब इसमें 0.04% जो है वो अन्य गैसें पाई जाती है। ये अपने एक गैसों का एक निश्चित अनुपात है। अब अपने वायु प्रदूषण होने से क्या समस्या उत्पन्न क्या होती है कि वायु प्रदूषण के कारण इन गैसों का जो अनुपात है वो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। और ये गैसों का अनुपात बिगड़ने से हमारी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा समस्या, वायुमंडल की संपूर्ण व्यवस्था इससे प्रभावित होती है, और इसका प्रभाव जो है जीव जगत पर पड़ने लग जाता है। अब प्रदूषण जो है, उस प्रदूषण की अपन बात करें, इस प्रदूषण जो होता है 2 प्रकार से इसको प्रभावित करने वाले हैं। इसके स्रोत 2 प्रकार से मानकर चलते हैं। इसके महत्वपूर्ण जो स्रोत है, अब महत्वपूर्ण स्रोतों की अगर बात करें कि वायु प्रदूषण के 2 महत्वपूर्ण जो स्रोत कौन कौन से, तो प्राकृतिक और अप्राकृतिक। अब प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक में अपन किसको शामिल करते हैं, जो प्रकृति अपने आप जो परिवर्तन होते हैं, प्रकृति द्वारा उत्पन्न आपदाएं जो होती है। जैसे अपन बात करें धूल भरी आंधी, ये कोई व्यक्ति द्वारा थोड़ी चलाई जाती है, धूल भरी आंधी हो गई। इस प्रकार ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तूफान हुआ, ज्वालामुखी उद्गार से निकली गैसें, उद्गार, तूफान, ये ऐसी आपदाएं होती है जो प्राकृतिक है। वायु को प्रदूषित करने के प्राकृतिक स्रोत है ये। इससे क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है। इसमें अपन बात करें और कौन कौन से हो सकते हैं, दावानल का अर्थ होता है कई बार जंगलों में आग लग जाना, भूस्खलन। तो ये ऐसी समस्याएं जो प्राकृतिक समस्याएं जो वायु को प्रदूषित करती है। अब अप्राकृतिक की बात करें तो अप्राकृतिक समस्याओं में सबसे बड़ा प्रदूषक अप्राकृतिक में, यानी जो प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि मानव द्वारा, तो मानव मानव ही सबसे बड़ा प्रदूषक है, क्योंकि मानव के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य होते हैं, उन्हीं कार्यों से हमारा पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। जैसे अपन बात करें
घरों में ईंधन जलाने से, उद्योगों की स्थापना करने से, परिवहन साधनों से इनके माध्यम से क्या होता है, ये अपन बात करें अन्य रासायनिक चीज़ों का उपयोग करने की वजह से क्या होता है, ये हमारा ये पर्यावरण जो है प्रदूषित होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करें, ये तो अपने पर्यावरण वायु प्रदूषण को के स्रोत के आधार पर इसको दो भागों में बांटा था, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। अब लास्ट में एक टॉपिक और है जिसके ऊपर अपन वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव में मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल दुष्प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव में नंबर 1 मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। तो इसमें लिखते जाना आप, मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, वनस्पति जीव जंतुओं का अस्तित्व पर लगातार खतरा मंडराने लगा है। वनस्पति जीव जंतु धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। जलवायु, वायुमंडलीय दशाएं या जलवायु परिवर्तन, ओजोन गैस, ग्रीन हाउस, ये सारी समस्याएं इसी के दुष्प्रभाव के कारण देखने को मिल रही है। नगरों महानगरों में कोहरे का इतना ज़्यादा जमाव होने लग गया कि नगरों महानगरों के अंतर्गत आए दिन देखते हैं कि कोहरा क्या है, वो प्रदूषण ही तो है, वायु प्रदूषण है, जिसके कारण व्यक्ति को सुबह जब पूरी रात भर में वो कोहरा एक जगह स्थिर हो जाता है और स्थिर होने के कारण अपने को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो धीरे धीरे कोहरे की जो समस्या उत्पन्न हो रही है नगरों महानगरों में, ये प्रदूषण के कारण ही हो रही है। और इसी की एक ताज़ा समस्या की अगर बात करें तो 30 नवंबर 2015 को चीन में रेड अलर्ट घोषित किया गया था इसी कोहरे के कारण। वहाँ पर चीन के 23 शहर ऐसे थे जिनमें ये कोहरा इतनी ज़्यादा मात्रा में, धुंध जो जिसको बोलते हैं कोहरा है, ये कोहरा इतनी ज़्यादा मात्रा में छा गया कि वहाँ पर सड़क मार्ग को, रेल मार्ग को, सभी चीज़ों को 24 घंटे 48 घंटे के लिए हमें बंद करना पड़ा। किसी भी प्रकार का आवागमन जो था उस सारे आवागमनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। व्यक्तियों को घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये 30 नवंबर 2015 की ताज़ा घटना है इसी के कारण। नमस्कार।